गुड मॉर्निंग क्लास। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि आज तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक आपकी टोटल 3 क्लासेस ली जा चुकी है, जिसमें हमने जो भी पढ़ा पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हमने जो पहला लेक्चर लिया था आपका, उसमें मैंने आपको समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में क्या अंतर है, क्या ये एक ही है या भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। फिर हमने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व को समझा। फिर हमने रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा। और तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। और आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में। तो संक्षारण और विकृत गंधिता को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है और इसे समझना और पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इसे इस प्रकार से समझते हैं कि अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि आपने, जैसे हमने अभी तक 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ ली, लेकिन अगर कोई आपसे सवाल करे कि क्या आपने कभी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव देखा है। अगर सीधा से कोई सवाल करे कि क्या दैनिक जीवन में आपने उपचयन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का कोई प्रभाव देखा है, तो आप जवाब दोगे हाँ। अब हाँ में क्यों जवाब देना है, क्योंकि जो उपचयन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वही संक्षारण अभिक्रिया और विकृत गंधिता होती है। संक्षारण की क्रिया और विकृत गंधिता की जो क्रिया होती है वो क्या है, उपचयन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। और ये 2 टॉपिक इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं समझने, क्योंकि आम रोज़ की ज़िंदगी में जो हमारी डेली लाइफ है, उसमें हम ऐसे 50 एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें क्या हो रही है, उपचयन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इसमें पहला पढ़ेंगे हम संक्षारण। तो पहले ये समझते हैं कि संक्षारण होता क्या है। तो आपने देखा होगा कि चमचमाती कोई लोहे की कील है, तार है, दरवाजे, खिड़की है या फिर सरिया है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे उस पर लाल भूरे कलर की परत जमनी शुरू हो जाती है। और उस परत को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डेली की जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर अपनी बोलचाल की भाषा में हम उसको कह देते हैं कि इस पर जंग लग गया है। क्या लग गया है, जंग लग गया है। तो वो जो जंग लग रहा है वो एग्जाम्पल है संक्षारण का, और संक्षारण एग्जाम्पल है उपचयन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना, तांबे व चांदी पर परत चढ़ना। अब तांबे और चांदी पर परत कैसे चढ़ती है, लोहे पे जंग लगना तो सबने देखा होगा। तांबे की परत के बारे में अगर बात करें तो आपने देखा होगा आपके घरों में तांबे के बर्तन होंगे, जैसे पूजा करने के लिए जो बर्तन होते हैं विशेषकर तांबे के, या फिर पानी की गागर हो गई, या फिर लोटा हो गया तांबा का, या फिर और कोई बर्तन। अगर उसको नियमित रूप से साफ न किया जाए तो धीरे धीरे उस पर क्या होती है, एक नीले हरे रंग की परत जमना शुरू हो जाती है। उस तांबे के बर्तन पे क्या है, नीले हरे रंग की परत जमना शुरू होती है। तो वो जो परत जम रही है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे तांबे का संक्षारण हो रहा है। कॉपर, तांबे को बोलते हैं कॉपर।
और चांदी को बोलते हैं सिल्वर। ठीक है। दैनिक जीवन में आप लोग या हम लोग सभी के घरों में जो बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तनों को क्या बोल देते हैं? सिल्वर के बर्तन। लेकिन वो सिल्वर नहीं है, सिल्वर बोला जाता है चांदी को। इसका विशेष ध्यान रखना और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि क्या एल्युमिनियम और सिल्वर एक ही है। बिल्कुल नहीं है, एल्युमिनियम अलग है और सिल्वर अलग है। एल्युमिनियम वो है जिसके आपके घरों में बर्तन हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं, फ्राई पान हो गया, पतीले हो गए या बाल्टी हो गए, वो क्या होगा? एल्युमिनियम। और जब हम चांदी की बात करते हैं तो उसको सिल्वर बोलते हैं। तो लोहे पे जंग लगना, तांबे व चांदी पर परत चढ़ना क्या होता है? संक्षारण होता है। जब कोई धातु अम्ल व आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है और इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब इस बात को गौर से सुनिएगा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है और चांदी भी धातु है। ऐसी बहुत सारी अनेक धातुएं हैं और जब इन धातुओं का संक्षारण होता है तो उस संक्षारण की क्रिया में क्या होता है कि धातुएं जब अम्ल के संपर्क में आती है या आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी यानी नमी, जब वायुमंडल की नमी होती है ना, उसी को आर्द्रता कहते हैं। नमी के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं। अब इसका दूसरा भाग है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? इसको भी आपके डेली की जो लाइफ है उसमें आपने हर रोज़ इसका एग्जाम्पल देखा होगा कि ये कहते हैं कि विकृत गंधिता वह होती है जब वसा युक्त एवं तेल या खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है, तब उसका जो स्वाद है और गंध है वो बदल जाती है। और जब इसका स्वाद और गंध बदल जाती है तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब समझो यहाँ पे तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थ की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि यदि हम तेल को काफ़ी लंबे समय तक खुला रख दे तो धीरे धीरे तेल क्या होता है? गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और जब गाढ़ा होता है तो अगर हम उस गाढ़े तेल से खाना बनाएं या उस गाढ़े तेल का कोई यूज़ करें, उसको सूंघें, तो उसमें क्या होता है? गंध आनी शुरू हो जाती है। और अगर हम उस लंबे समय तक छोड़ेंगे तेल को, जो क्या हो गया? धीरे धीरे मोटा हो गया, गाढ़ा हो गया, उससे हम खाना बनाएं तो वो खाना खाने योग्य नहीं रहता, उसमें बहुत अजीब सा स्वाद आता है, बहुत गंदा स्वाद होता है। तो ये होता है विकृत गंधिता का एग्जाम्पल। अब इसको समझते हैं कि आप लोग सभी चिप्स वगैरह, चिप्स, कुरकुरे या पैकेट बंद अन्य चीज़ें खाते होंगे। तो आपने क्या कभी गौर किया कि पैकेट में हवा भरी जाती है? पैकेट में हवा भरी जाती है। वो हवा पैकेट के अंदर भरी जाती है क्योंकि उसका विशेष कारण होता है। वो कारण ये है कि जो हवा पैकेट के अंदर रहती है, यानी जैसे आपने चिप्स का पैकेट लिया, जैसे सपोज़ लेज़ का पैकेट लिया और हम उसको खोलते हैं तो हमको अंदर क्या मिलता है? बहुत कम मात्रा में चिप्स मिलते हैं। लेकिन जब हम चिप्स खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ में चिप्स क्या होते हैं? काफ़ी क्रंची होते हैं, चाहे वो 3 महीने से ही पैक्ड क्यों ना हो। तो इसका मेन कारण है उसमें भरी गई हवा। तो उसमें जो हवा भरी गई, जो गैस भरी हुई है, वो कम सक्रिय या अक्रिय होती है। विशेषकर नाइट्रोजन को ही भरा जाता है इसमें। विशेषकर क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस को ही भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय या कहें अक्रिय प्रकार की गैस है।
और अब आप समझो कि यदि पैकेट के अंदर हवा न भरी जाए या एयर टाइट कंटेनर में खाद्य सामग्रियों को न रखा जाए तो क्या होगा, वो वायुमंडल की आर्द्रता से संपर्क करके क्या हो जाएंगे, भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहेंगे। आप देखते होंगे कि जब हम बिस्किट का पैकेट खोलते हैं या रस्क का पैकेट खोलते हैं तो रस्क और बिस्किट काफ़ी क्रंची होते हैं, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब हम उसको खुला छोड़ दें 1-2 घंटे तक, रस्क, चिप्स या फिर बिस्किट को खुला छोड़ दें या 1-2 दिन तक खुला छोड़ दें और फिर उसको खाएं तो क्या होता है, रस्क और बिस्किट ऐसे लगते हैं जैसे इनको भिगा दिया हो, पानी से भिगा दिया हो। तो एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पे किसी ने उसे भिगाया नहीं होता है, वो क्या होता है, खुद ही वायुमंडल से नमी को सोख लेता है। तो जैसे आजकल बरसात का सीज़न है तो इस मौसम में क्या होता है, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक नमी पाई जाती है बरसात के सीज़न में। तो आजकल विशेषकर ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ खुला ना छूटे, जिससे वो क्या है, जल्दी से ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से हम हर रोज़ अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता का एग्जाम्पल देखते हैं। और अगर पूछा जाए कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तेलीय और खाद्य सामग्रियों में अपचयन रोकने के लिए पदार्थों को जो तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री है उसमें अपचयन रोकने वाले पदार्थों को प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। प्रतिऑक्सीकारक यानी कि जो वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया को ना होने दे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकने के लिए जो पदार्थ जो डाले जाते हैं उसे प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे चिप्स के थैले में नाइट्रोजन गैस। ऐसे यदि आप देखते होंगे कि अगर हम एक बिस्किट का पैकेट खोलते हैं और किसी कारण से उसे पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं तो हमारे घर वाले क्या कर देते हैं, उसको एक थैले में रख देते हैं और थैले का मुंह बंद कर देते हैं या फिर ढक्कन युक्त डिब्बों में उसको रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो यहाँ पे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ वे कहलाते हैं जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक दे, ठीक है, जिससे उसका अपचयन न हो। साथ ही आपने यहाँ पे संक्षारण का एग्जाम्पल देखे होंगे। तो संक्षारण को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, तेल, ग्रीस या फिर उस पर तेल या फिर ग्रीस लगा देते हैं या फिर उस पर पेंट कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में जब लोहे के चौखट, दरवाजे, जाली वगैरह लगाई जाती है तो सबसे पहले उस पर पेंट कर लिया जाता है, जिससे क्या है, वह संक्षारित न हो। और घर में अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो हम लोग ये कहते हैं कि इसलिए लगा रहे हैं ताकि इस पे जंग ना लगे। तो वो जो जंग है वही क्या है, संक्षारण है। तो इस प्रकार से हम अपने डेली रोज़मर्रा में देखते हैं कि संक्षारण और विकृत गंधिता के उदाहरण। तो आज का लेक्चर यही तो समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर, लेकिन तब जब आप लोगों का रिस्पांस आना शुरू हो जाए। अभी तक क्लास में केवल 1 या 2 बच्चों का रिस्पांस है, बाकी कोई रिस्पांस नहीं। तो इस तरह से केवल चैप्टर ख़त्म करने से कोई मतलब नहीं रहता।